जय हिंद फ्रेंड। हम जियोग्राफी देखने वाले हैं और जियोग्राफी में इसमें हमको देखना क्या है तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसको कहा जाता है खगोलकी। ये चैप्टर अभी तक हमने इस पे पढ़ाया नहीं कभी, खगोलकी, ठीक है, इसको कहा जाता है। यूट्यूब पे अभी तक हमने नहीं पढ़ाया था इसको, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में एक आध बार इसको थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है, बट डिटेल में नहीं कभी पढ़ाया गया था। अभी हम स्टार्ट इसीलिए इसको यहाँ से कर रहे हैं ताकि फिर आगे हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कभी भी खगोल की कहेंगे किसको, तो इसको हम कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का अध्ययन करें, यूनिवर्स का अध्ययन करें, उसी को क्या नाम दिया जाता है, उसी को नाम दिया जाता है, ये ब्रह्मांड का अध्ययन ही कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक। ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा, खगोलकी कहलाएगा, ठीक। और एक खगोलकी क्या है, इसमें किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, तो इसमें हम देखेंगे तारा, ठीक है। तारा किसे कहते हैं, तारा बनता कैसे है, हम देखेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा किसको कहते हैं, आकाशगंगा कैसे बनती है, ठीक, आकाशगंगा। फिर इसके साथ हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सौरमंडल का अध्ययन इसी में किया जाएगा, ठीक है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, ठीक। इसी में हम ग्रह के बारे में देखेंगे, हमारा यहाँ अपने खुद के सौरमंडल के बारे में देखेंगे, कितने ग्रह है, कौन ग्रह बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, सब देखेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में हमको चर्चा करना है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, और ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी, खगोलकी, ठीक है। और इसमें हमको देखना क्या है कि हम देखते हैं कि आखिर ब्रह्मांड किससे कहते हैं। सर जी आप ब्रह्मांड का अध्ययन तो कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड कहते किसको हैं, तो पहले तो ब्रह्मांड हम लोगों को बता दीजिए, फिर इसके बाद जो है बताइएगा। तो ब्रह्मांड कहते किसे हैं, यानी कि जो कुछ भी आकाशीय पिंड दिख रहा है, ठीक ना, जितना आकाशीय पिंड दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जितना आकाशीय पिंड दिख रहा है ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, और यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, जितने आकाशीय पिंड दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं ब्रह्मांड। जितना आकाशीय पिंड दिख रहा है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ब्रह्मांड, ठीक है, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। जो कुछ भी आकाशीय पिंड दिख रहा, अंतरिक्ष में आप ऊपर देखेंगे, घर में है तो बाहर निकलिए, और वहाँ रात के समय में आपको सबसे बेहतर दिखाई देगा, तो ऊपर देखेंगे जितने तारे, ग्रह, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जितने आकाशीय पिंड दिख रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी जो है ब्रह्मांड कहलाएंगे, ठीक। तो अब जो है ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, ठीक है, एक दो नहीं बल्कि 100 अरब आकाश गंगा है, 100 अरब इसमें आकाश गंगा है, नॉट अ सिंगल, इसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, 100 अरब आकाश गंगा। अब आकाश गंगा किसको कहते हैं, ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास है, ऐसा समझिएगा कि इसमें हर एक चीज़ें जो है कवर की जाएंगी, ठीक ना, एकदम आपको सोचना ही नहीं है। तो आकाश गंगा किसको कहते हैं सर जी, पहले तो ये बता दीजिए। तो आकाश गंगा तारों का समूह होता है, ठीक है, तारों का समूह होता है। ये तारे जब अधिक संख्या में एक साथ रहते हैं तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, आकाश गंगा। तारों का जो समूह होता है उसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। इसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। और एक दो आकाश गंगा नहीं बल्कि जो है कितनी आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा के बारे में ही हम देखेंगे आगे, ठीक ना। तो आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। तो तारा की अगर बात हो रही है तो मेन जो फैक्टर मिल के आया हमारे सामने वो तारा, और तारा को ही हमको समझना है आज की क्लास में, ठीक ना।
तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, स्टार को समझेंगे, यानी तारा को समझना है। तो तारा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है, तारा कहते किसको हैं, कैसे जो है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना, यही चीज हम लोगों को देखना है। तारा के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। और एक चीज, इस बोर्ड में आपको अभी ग्रीन कलर कर दिया है हमने, ठीक है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। और साथ में एक प्लस पॉइंट ये रहेगा इस बोर्ड में कि आपको जितने अभी हम पढ़ाते समय जो कुछ भी लिखेंगे, इसकी स्लाइड आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, पूरी स्लाइड एक पीडीएफ के रूप में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक ना। तो तारा किसको कहते हैं, हम लोग तारा देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आकाश गंगा का एक जो है, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का एक आकाशीय पिंड ये भी रहता है, ठीक है, तारा भी। लेकिन तारा में एक अलग बात क्या होती है कि ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास क्या हो, खुद का प्रकाश हो, ठीक है, इसके पास खुद का प्रकाश रहेगा और खुद की ऊष्मा रहेगी। प्रकाश और ऊष्मा इसके पास रहती है, प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है। एक किसके पास रहने वाली है, ये रहेगी तारा के पास, ठीक है। एक स्टार के पास खुद की लाइट और खुद जो है उसके पास ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है, ठीक है। तो तारों की संख्या कितनी है, तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, ठीक ना। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, ठीक है। इसमें है कितने तारे, 100 अरब, संख्या इनकी 100 अरब है। लेकिन ऐसी आकाश गंगा अभी हमने आपको बताया कि उनकी संख्या कितनी है, तो आकाश गंगा भी कितनी है, 100 अरब है। जब 100 अरब आकाश गंगा भी है और 1 अरब में 100 अरब तारे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि हमको 100 अरब का गुणा करना पड़ेगा 100 अरब में, ठीक है। 100 अरब का 100 अरब में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसी को क्या नाम दिया जाएगा, उसी को नाम दिया जाएगा कि तारों की संख्या, ठीक है। जो इसका रिजल्ट आता है वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा तारों की संख्या, ठीक। और आप जो है इसका गुणा उड़ा करके चेक कर लीजिएगा, तारों की संख्या, ठीक है, आएगा नहीं। तारों की संख्या मतलब बहुत बड़ी संख्या है, ठीक ना, अनंत संख्या है तारों की। लेकिन ये तारे इतने ज़्यादा हैं सर जी, तो फिर हम लोगों को सूर्य क्या नाम दिया गया है, सूर्य कौन कहाँ से आ गया, सूर्य कुछ भी नहीं है। बस ये समझिए कि ये पूरा का पूरा जो है भारत देश में आप देखते हैं तो 144 से 45 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, 145 करोड़। इसमें इतने लोग रहने वाले हैं तो भी आप किसी को स्पेशल नाम देते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाथी कह देते होंगे, ठीक ना, मतलब उसको आप अपने से जो भी नाम देना चाहें, आकार और साइज देख के, ठीक, कुछ भी नाम आप देख सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके के जो नाम दिए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है कि मतलब वो जो है कोई खास रहेगा, तो इसीलिए जो है उसके नाम बदलते चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वैसे ही तारा भी है, तारा तो ढेर सारे हैं, बट जो करीबी है हमारे उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, उसी को नाम दे देते हैं सूर्य, ठीक है। जो हमारे पास है उसी को क्या नाम दे देते हैं, सूर्य नाम दे दिया जाता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि तारा में सूर्य कहाँ से आ गया, ठीक ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो ये तारा जो है इस तरीके से रहता है, इनकी संख्या 100 अरब गुणे 100 अरब है और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसी को नाम देते हैं तारा, ठीक है। अब इसमें हम लोग तारा में एक चीज ये देखते हैं कि पहले ये एक विरल गोला के रूप में होता है, ठीक है। एक कैसा रहता है, एक विरल गैस के रूप में, ठीक है, एक विरल गैस रहती है
और इस विरल गैस के रूप में जो है ये फैला रहता है। ठीक, विरल गैस के रूप में ये फैला है। एक विरल गैस के रूप में फैला होता है और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, ये क्या है, विरल गैस है। विरल गैस के रूप में ऐसा फैला रहता है। ठीक, और यही जो है क्या कहलाता है, यही कहलाता है निहारिका। ठीक है, इसी को नाम दिया जाता है निहारिका। निहारिका, और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, इसी को नेबुला कहा जाता है, इंग्लिश में निहारिका को नेबुला कहते हैं, नेबुला। ठीक, फिर यही निहारिका जो है ये केवल विरल गैस के रूप में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसी को निहारिका कहते हैं, विरल गैस के रूप में ये पड़ा हुआ है। तो यही जो है आगे चलकर क्या करती है कि अब इसमें दहन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जब दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो इसमें हम देखेंगे कि अब हाइड्रोजन हीलियम में उसका संलयन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा, और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा कि अब जो है तारे का रूप लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा तारा। ठीक है, अब इसमें तारा जो है बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूप लेगा तारे का, अब ये तारे का रूप ले रहा है। ठीक है, विरल गैस निहारिका बनती है और निहारिका जो है तारा बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तारा बन गया है, और तारे का रूप लेने के बाद, ठीक है, जब ये तारे का रूप ले लेता है तो इस तारे को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग सूर्य कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन तारा का जो तापमान होता है, इसका तापमान काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, करीब ये 6000 डिग्री के आसपास इसका तापमान रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। और तब जाके ये कैसा दिखाई देता है, तो ये रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लाल दिखाई देता है जब 6000 डिग्री इसका टेम्परेचर रहता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 20000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 20000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि इसका तापमान अगर 20000 डिग्री हो गया ना, तो अब इसका कलर कैसा दिखेगा, तो अब ये दिखने वाला है सफ़ेद। क्या बात कर रहे हो सर जी, सच्ची है कि यही जो है ऐसा इसका कलर रहता है। ठीक है, और फिर जब 1 लाख से अधिक या 1 लाख के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग कि उसका कलर कैसा रहेगा, तो उसका कलर रहता है नीला। ठीक है, तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला कलर का ये दिखाई देने लगता है सूर्य। अभी हमारा सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है, तभी रेड कलर का है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। और ये तापमान यहाँ पे सूर्य के अंदर, ठीक है, एक किस अवस्था में पदार्थ पड़े हुए हैं, तो प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में यहाँ पदार्थ पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ पड़े हुए हैं, और इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये जो पदार्थ हैं, जो प्लाज्मा अवस्था में पड़े हुए पदार्थ हैं, अब ये क्या होगा, तो अब इसमें जो है हम जो देख रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये जो है क्या करेंगे कि अब जो है ये आगे चलकर इनका ईंधन होगा समाप्त। ठीक है, इस तारे का ईंधन हो जाएगा समाप्त एक समय के बाद, और जब इसका ईंधन समाप्त हो जाता है तो यही तारा अब क्या करेगा, अब एक दूसरा रूप लेगा। ठीक है, ईंधन समाप्त हुआ तो अब ये अगला एक रूप लेने वाला है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको जो है लाल दानों का नाम दिया जाता है। ठीक, सॉरी फॉर दिस, ठंडक का समय है इसलिए सब जो है ज़्यादा दिक्कत है। देखते हैं हम लोग आगे। तो अब जो है ये आगे किसका रूप लेगा, अब ये रूप लेने वाला है लाल दानों का। ठीक है, और अब ये लाल दानव बनेगा।
ठीक ना। अब ये लाल दानों का रूप लेगा और ये जो है इसका आकार बड़ा होने लगेगा। और यहाँ पे एक सीमा तय की जाती है चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, चंद्रशेखर बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक सीमा तय किया था 1.44। ठीक है, और 1.44 ये जो मतलब ये तय किए हैं, तो इससे अगर बड़ा होता है कोई सूर्य का द्रव्यमान, अगर इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, इसका अगर द्रव्यमान इससे बड़ा है, ठीक है, अगर इस सीमा से बड़ा है और इस सीमा से छोटा है, तो इसके आकार पर इन सूर्यों में हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं। सूर्य का या तारे का हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं दो भागों में। अगर ये छोटा आकार है तो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ हम छोटा लिख देते हैं। और छोटा का मतलब कितना, 1.44 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, इतना उन्होंने एक द्रव्यमान सेट किया है चंद्रशेखर सीमा इसको कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा से अगर छोटा रहेगा तो आगे चलकर यही व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है आगे व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, मतलब इसका क्या है, इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ का मतलब ये होता है कि इसको कहा जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ का मतलब होता है श्वेत वामन। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, तो अब ये बन जाएगा श्वेत वामन। ठीक ना, आगे चल के ये श्वेत वामन बनेगा। ठीक ना, तो इसके बाद ये श्वेत वामन अब बनने वाला है आगे चल के। और इसके बाद ये क्या बनेगा, श्वेत वामन बन गया है। और अब जाके इसमें हम लोग देखते हैं, जब ये श्वेत वामन बन गया है तो क्यों ये बना है, क्योंकि जीवाश्म तारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्वेत वामन को एक और नाम याद रखिएगा, इसी को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसी को नाम दिया जाता है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा भी इसी को कहते हैं। ठीक ना, जीवाश्म तारा। और यही जो है क्या करेगा कि जब जो है ये अपनी अंतिम अवस्था में आएगा, ठीक है, ये श्वेत वामन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रकाश यहाँ चमकना जो है थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, ये अब थोड़ा कम चमकेगा और जब इसका प्रकाश कम हो जाए, ये चमकना कम कर दे, ठीक है, तो इसको व्हाइट ड्वार्फ में रख देते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल भी चमकना बंद कर दे, ठीक है, जब बिल्कुल भी चमकना बंद कर दे, यानी इसको हम कहेंगे कि जब एकदम ना चमके, ठीक है, तो इसी को नाम क्या दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है कृष्ण वामन। कृष्ण वामन या फिर काला वामन उसी को कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जी। ठीक, इसी को नाम दिया जाता है आगे चलकर कृष्ण वामन या फिर काला वामन कहा जाता है। आगे ये बन जाता है कृष्ण वामन। ठीक है ना, इसका नाम क्या दे दिया जाता है, अब जो है इसका नाम हम लोग दे देंगे कृष्ण वामन। ठीक है, कृष्ण वामन या फिर काला वामन भी इसको कह सकते हैं, कृष्ण वामन इसको क्या कहेंगे। और ब्लैक ड्रॉप भी कह सकते हैं, ब्लैक ड्रॉप भी इसको कहेंगे। ठीक है, तो ब्लैक ड्रॉप भी इसको आप कह सकते हैं। ब्लैक ड्वार्फ। ठीक, तो इतनी चीजें, ये जब छोटा रहेगा, सूर्य का आकार जब छोटा रहेगा तब इस तरीके का देखने को मिलता है। लेकिन जब इसका आकार बड़ा रहता है ना, तो उसमें जो है दूसरी बात आ जाती है। जब इसका आकार बड़ा रहेगा तो क्या होता है, ठीक ना, जब इसका आकार बड़ा रहता है तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जब सूर्य का आकार रहे बड़ा, ठीक है, सूर्य जो है उसका आकार कितना हो कि चंद्रशेखर सीमा से बड़ा हो। ठीक है, उसका आकार चंद्रशेखर सीमा से बड़ा हो तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये सूर्य है और इसका आकार जो है चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है।
और जब इसका आकार चंद्रशेखर सीमा से बड़ा रहेगा तो ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इधर ऊपर तो देख लिए। ठीक है, इधर श्वेत वामन बना। ठीक है, इधर श्वेत वामन और फिर इधर क्या बना, कृष्ण वामन। ठीक है, जिसको ब्लैक वामन भी कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें जब ये बड़ा आकार रहेगा तो क्या बनता है। ठीक है, बड़ा आकार रहेगा तो अब ये आगे जो है क्या करेगा, अब ये न्यूट्रॉन तारा के रूप में टूटेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा के रूप में टूट जाता है और न्यूट्रॉन तारा के रूप में जब ये टूटेगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा जो है आगे चलकर, ठीक है, इसी का जो एक साथ पूरा द्रव्यमान जहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसी को नाम दिया जाता है ब्लैक होल। ठीक है, उसी को नाम दिया जाता है आगे ब्लैक होल। उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल। ठीक, अब ब्लैक होल के बारे में ऐसा बताया जाता है, ठीक है, जो ब्लैक होल है कि अगर ये केवल और केवल, ठीक है, ब्लैक होल केवल अगर इसका एक चम्मच हम लोग इसमें से कुछ ले लें तो कई टन के बराबर रहता है। ठीक है, इसका एक चम्मच अगर पदार्थ लिया जाए, एक चम्मच मिट्टी हम अगर कह दें कि इसमें से ले लें तो केवल एक चम्मच का ये जो भार होगा तो एक कई टन के बराबर होगा। ठीक है, कई टन के बराबर। किसमें, ब्लैक होल का, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसका द्रव्यमान होता है। इसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, और ब्लैक होल जो है जो बनता है तो चंद्रशेखर सीमा से, और ये जो है इनका माना जाता है कि ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना जो है बड़ा रहता है। ठीक है, अगर यानी कि जो हमारा सूर्य है इससे अगर 1.5 गुना बड़ा रहेगा तभी जाके वो जो है बन सकता है। ठीक, और ये जो है ये किस पे निर्भर करता है, तो चंद्रशेखर सीमा पे ही निर्भर करता है। और इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो ब्लैक होल बना है, ये ब्लैक होल बनने में चंद्रशेखर सीमा के द्वारा ही इसका तय किया गया है। और ये जो है इसका भार काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। ठीक ना, भार इसका काफ़ी अधिक होगा। तो ये तो अभी बस जियोग्राफी की क्लास में इतना आप लोगों को तारा के बारे में। कल हम लोग गैलेक्सी देखेंगे। ठीक ना, कल गैलेक्सी देखने वाले हैं और आकाश गंगा को हम लोग कल देखेंगे। ठीक ना, आज की क्लास में अभी आकाश गंगा हम नहीं देखने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसे भी रहेंगे, 1-1.5 घंटे तक चले जाएंगे। अभी बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम समय में, फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।